भयंकर तबाही हुई। तबाही का ऐसा मंजर था कि हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। 8 अगस्त को मैं कुल्लू पहुंचता हूं। कुल्लू पूरा डिस्ट्रिक्ट कर चुका था। मेरी साथी सुंदर ठाकुर और भुवनेश कौर जी से बात हुई। पिछले 2 दिन से बिजली नहीं है, पीने की पानी की योजनाएं सब बह गई है। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को कुल्लू बुलाया गया। हम सड़कों पर खड़े रहे और पहली बार 48 घंटे के भीतर बिजली, पानी और सड़क को टेम्परेरी तौर पर जोड़ा गया। 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे। उन पर्यटकों को कैसे निकालना है? सड़कें नहीं है। दूरसंचार विभाग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। एम्बेसी से फोन आ रहे थे, पूरे दिल्ली से फोन आ रहे थे। हम दिन रात वहां काम करते रहे। 75,000 पर्यटकों को हमने सुरक्षित पहुंचाया, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। एक बड़ी घटना होने जा रही थी। चंद्रताल में एयरफोर्स के लोगों ने मना कर दिया, फर्स्ट सॉर्टी लेकर आए कि वहां ना तो लैंडिंग की फैसिलिटीज है। मैं फर्स्ट सॉर्टी के जो चंद्रताल में फंसे हुए पर्यटक थे उनकी अगुवाई में खड़ा हुआ था। जब एयरफोर्स के लोगों ने इनएबिलिटी शो की, मुझे बड़ा दुख हुआ। 295 पर्यटक देश विदेश के वहां चंद्रताल में फंसे हुए थे। मैं जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये मेरे साथ हेलीकॉप्टर में गए, कहा हम लाएंगे। एक सैटेलाइट फोन था। ये रात को 4 से 6 फुट बर्फ काटकर 295 पर्यटकों के पास पहुंचे। रात को 2 बजे सैटेलाइट फोन से मुझे फोन करते हैं। मैंने कहा रात को चलिए। उन्होंने कहा रात को चलना खतरे से खाली नहीं है, सुबह चलेंगे। सुबह 4 बजे 295 पर्यटकों को लोसर पहुंचाया। एक भी व्यक्ति को आंच नहीं आने दी। एक दिन की दूरी हो जाती, देरी हो जाती तो कोई घटना घट जाती थी। यह सरकार की संवेदनशीलता थी। यह सरकार की संवेदनशीलता थी। जब मैं विभागों की मीटिंग लेता था, मैं सोचता था हिमाचल प्रदेश की जो संपदा है वो गांव के किसान तक नहीं पहुंच पा रही है, आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है, महिलाओं के सम्मान तक नहीं पहुंच पा रही है। सभी विभागों की हमने बैठक ली। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया। उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश चीफ सेक्रेटरी साहब को यह दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। इसके बाद आपदा में 22,000 घर नष्ट हो गए, 23,000 घर नष्ट हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया मिलता था। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां मैं खुद नहीं गया। उन परिवारों के बीच में गया, उन परिवारों के आंसू को मैंने देखा। मैंने कहा हमारी सरकार आपके आंसू पहुंचेगी। अधिकारियों से बात हुई, कहा इसके लिए नियम बदलने पड़ेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा हम प्रधानमंत्री आवास योजना या हमारी हिमाचल प्रदेश की आवास योजना के अंतर्गत हम नहीं दे सकते। मैंने कहा मैं जानता हूं हिमाचल प्रदेश में एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। दिन रात की मेहनत की कमाई उस मकान बनाने में लग जाती है या बच्चों की पढ़ाई में लग जाती है। ऐसे परिवार मिले जो मेरे साथ लिपट कर रोने लगे कि हम शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे, पता लगा कि पहाड़ गिर रहा है, हम दौड़कर अपनी जान बचाकर वापिस आए। हमारे पास पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा और स्कूल के बच्चों की किताबें तक नहीं बची।
इन परिवारों को बसाने का जिम्मा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार का था। हमने उस जिम्मेदारी के लिए अपना आपदा राहत पैकेज 4500 करोड़ का दिया। केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते रहे, हमें आज तक कोई भी स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला है। यही नहीं, आपदा के बाद राहत के लिए टीमें केंद्र सरकार की आई। केंद्र सरकार की टीमों ने आपदा के बाद राहत की बात कही, लेकिन आज तक भी वो आपदा की 1 साल बीत जाने के बाद भी जो पीडीएम में हमें मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। फिर भी हम उन चुनौतियों का सामना करते रहे और हम धीरे धीरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर ला रहे थे कि एक राजनीतिक चुनौती हमारे सामने आई। वो राजनीतिक चुनौती राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के पक्ष में वोट डाल गए। मैं जानता हूं उस समय, और कुलदीप पठानिया जी भी यहां बैठे हैं, ये जानते हैं, जयराम ठाकुर जी विधानसभा में कहते अब इस सरकार को भगवान में नहीं बचा सकता। सवेरे ही 7 बजे गवर्नर साहब के पास चले गए, दर्जी को कोट पैंट करने का ऑर्डर दे दिया। अब जब जो भगवान को चुनौती देता, उसी भगवान ने और प्रदेश के देवी देवताओं ने और प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को बचाया। चुनाव हुए, हमने 6 टिकटें, कांग्रेस पार्टी की 6 टिकटों को हमने बांटा। एक ऐसी महिला को टिकट दिया जिसके अकाउंट में सिर्फ 23,000 रुपया था। और मैं कहना चाहता हूं, लोकसभा में 14% वोट का इंक्रीज हुआ और 6 सीटों में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। जो 3 सीटें भी हारी है वो 1,000, 2,000 और 3,000 के वोट से हारी है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास किया और दोबारा से हमें चुनाव जिताकर भेजा। इसीलिए मैंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। मुकेश के ट्रांसपोर्ट की बात आई, मैंने कहा मुकेश जी, आपके ट्रांसपोर्ट को 5 साल में 7,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बसें कितनी है? 3,000। मैंने कहा यह लोगों की संपदा है, हमें इसको ठीक करना है। आप इलेक्ट्रिकल बसेस में जाइए, और हमने इलेक्ट्रिकल और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2400 बसों का मैंने कहा आप ऑर्डर दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। हम कोई आर्थिक कंगाली के दौर से नहीं गुजर रहे हैं, हम व्यवस्था को सुचारू करना चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं, कभी किसी ने यह सोचा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? कभी कोई सोच सकता था जो पशुपालक है कि गाय के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी? जो मिल्क फेडरेशन के द्वारा 30 रुपए द्वारा खरीदा जाता था, वो आज 45 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। भैंस का दूध 55 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। मैं रामपुर गया, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था। रामपुर की महिलाओं से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे सही में इन लोगों ने दूध के व्यवसाय से अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। रोडू गया, कहा कि यहां 20,000 की 5,000 की क्षमता, 20,000 की क्षमता कीजिए। यही नहीं, गांव में लगा हुआ मनरेगा का मजदूर, मनरेगा के मजदूर को जब से मनरेगा शुरू की गई है, हमारी सरकार ने 60 रुपए की बढ़ोतरी की और 300 रुपया गांव में रहने वाली मनरेगा की मजदूर को आज हमारी सरकार की योजना के द्वारा मिल रहा है। किसान कैसे समर्थ हो, किसान की आय कैसे बढ़े? मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा, मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4,000 क्विंटल मक्की खरीदी है
और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। कौन सा ऐसा विभाग है जहां व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है? मैं जयराम ठाकुर जी से कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी, आपने 5 साल में हिमाचल की जनता को क्या दिया? पुलिस भर्ती पेपर लीक होता गया, आप आंखें बंद करके सोए रहे। सबऑर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बिकती रही, युवाओं के साथ धोखा होता रहा, आप आंख बंद करके सोते रहे। कोरोना काल में पीपी का घोटाला हुआ, पीपी किट का घोटाला हुआ, आपने डायरेक्टर हटा दिया, मंत्री हटा दिया, आप आंख बंद करके सोते रहे। उद्योग विभाग की हजारों बीघा जगह 1 मीटर के हिसाब से आपने बेच दी, नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। मैं उन सब बातों से आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को आपने क्यों नहीं बंद किया जहां से आप जनता की संपदा को लुटा रहे हैं? अगर हम सत्ता में आए हैं, मैं दावा कर सकता हूं, ना तो हम आपकी संपदा को लूटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे। हम संपदा का समाज के सभी भागों में वितरण करेंगे। कर्मचारी क्या है, महिला क्या है, युवा क्या है, मजदूर क्या है, सबको हम समान अवसर देंगे। और मैं आपको यह वादा इसलिए करना चाहता हूं कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, हर्षवर्धन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, कुलदीप पठानिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी सम्मानित मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम ने दिशा पकड़ी है, अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ रही है। हमने 4 दिन पेंशन को वित्तीय अनुशासन में लाने के लिए ठीक किया। देश के नेता कहते हैं कि हम पेंशन भी नहीं दे पा रहे, पे भी नहीं दे पा रहे। जो 1000 गाड़ियों के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या वो पेंशन और पे नहीं दे सकते? दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। 1 महीने में 2 पे दी, 4% डीए दिया, 2 साल में 11% डीए हमने सरकारी कर्मचारियों को दिया। वो हमारी अर्थव्यवस्था को इंगित करता है। पुलिस के कर्मचारी बेचारे लगे रहते थे, 8 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, हमने उसमें बढ़ोतरी की। 1000 रुपया की बढ़ोतरी पर मंथ के हिसाब से पुलिस कर्मचारियों के हमने 8 रुपए डाइट मनी को बढ़ा कर दिया। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हम दिन रात आपके लिए हैं। हम चाहते कि आने वाले समय का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती का बजट होगा। कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ का सामना आप लोगों ने जोर से करना है। झूठ जितना भी सच से टकराए, झूठ बार बार सच से टकराता है, झूठ का कई बार सामना सच से होता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। मैं एक दिन देख रहा था, मैं दिल्ली में था, नड्डा जी बिलासपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा जी, बड़ी खुशी की बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं। हमें खुशी होती है कि छोटे से प्रदेश से जाकर एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता बनता है। पर दुख उस समय हुआ आपसे जब आप मंच के माध्यम से कह रहे थे कि सुक्खू जी की तो मती मारी गई है कि टॉयलेट टैक्स लगा दिया गया है। मैं नड्डा जी को कहना चाहूंगा, अपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे एमएलओ को पूरा दिन, जैसे मुकेश जी ने कहा, 24 घंटे टॉयलेट में रखिए और अगले महीने का बिल चेक करिए।
आप जैसे नेता के मुंह से यह शोभा नहीं देता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हम आने वाले समय में, आने वाले 3 साल में 2027 के हम अप्रैल महीने में जश्न मनाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मैं कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं आया हूं। आप देखते हैं आज भी मैं ईवी व्हीकल पर चलता हूं। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र का हाल देख लीजिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच चुका है। हम और शिक्षा मंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाया जाए। यह क्यों हुआ? जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके परिवारों को भी हम धोखा दे रहे हैं, और जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनको भी हम धोखा दे रहे हैं। हमें फैसले करने पड़ेंगे। अर्थव्यवस्था मजबूती से अगर आगे तभी बढ़ सकती है जब हम सही फैसले सही दिशा में करें। हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, बिलासपुर से और ट्रांसफर होता है एम्स से पीजीआई पहुंच जाता है। क्यों इस हेल्थ सेक्टर का इतने निचले स्तर पर पहुंचना हुआ है? यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की सरकार थी, जो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष करती रही, वो उस कुर्सी बचाने के चक्कर में हिमाचल की जनता का बेड़ा गर्क करके गई है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम 2027 में आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। इस दिशा में हमने काम शुरू किया है। मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि केंद्र सरकार हमारे से किस तरह का स्तेला व्यवहार कर रही है। हमने 1 साल में, और दूसरा वर्ष हमारा खत्म होने वाला है, 2200 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। कैसे एकत्रित किया है? एक उदाहरण देना चाहता हूं। शराब के ठेकों की नीलामी पिछले 4 साल से नहीं हुई। 1 साल में अगर शराब के ठेकों की नीलामी से 1500 करोड़ रुपया आता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर उसको 10% पर रिन्यू कर दिया। और 4 साल में अगर 10% के ऊपर रिन्यू होकर 1500 करोड़ का अगर कैलकुलेशन कर ली जाए तो 600 करोड़ रुपया हुआ। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 600 करोड़ रुपया का राजस्व एकत्रित किया। हमने एक ही वर्ष में ऑक्शन करके 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू किया। यह उस जनता के चोर दरवाजे को हमने बंद किया जिस संपदा को लुटा दिया जाता था। हमने एक ही ने 600 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है। अभी और बदलाव होंगे और फैसले होंगे। फैसलों में चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, लेकिन अगर समाज के और हिमाचल के हित में फैसले लेने अगर मुझे पड़ेंगे, जिसमें किसान का फायदा हो रहा होगा, जिसमें आम जनता का फायदा हो रहा होगा, जिसमें महिलाओं के सम्मान का फायदा हो रहा होगा, उन फैसलों को लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कह ले, जो कुछ पिछले 4 महीने से मेरे पर आक्षेप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, करिए। हमारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं 40 साल से राजनीतिक जीवन में है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 गुटों में बटी हुई है, और एक नए सलाहकार उनके मिले हैं जो कांग्रेस पार्टी में भी सलाहकार हुआ करते थे। आजकल नड्डा जी को उन्होंने चापलूस करके जेल में डाल रखा है, और राज्यसभा का भी चुनाव हर्ष महाजन जी जीत कर गए हैं। कहीं यह ना हो कि बीजेपी 28 से घटकर 20 रह जाए
और हम 40 से बढ़कर 48 हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ उस समय भी हम कुछ विधायक संपर्क में थे। अब तो जब यहां की भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है, जो गंध था वो चला गया 6, अच्छा हुआ। वो पार्टी का जो उनका हाल चल रहा है, तो 5 गुटों की पार्टी हर जगह अपनी रैली कर रही है। नाहन में बिंदल जी लगे हैं, मंडी में जयराम जी लगे हैं और अनुराग ठाकुर जी लगे हैं। एक जो कांग्रेस बीजेपी है वो अलग लगी है, एक नड्डा जी लगे हैं। ये कुछ सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। जनता की कोई सुध नहीं। अगर जनता की इनको सुध होती तो चुनाव से पहले जो 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां इन्होंने बांटी, जनता इनके साथ खड़ी होती। हमने जो फैसले लिए वो उससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इनकम टैक्स देता है, जिसकी आय करोड़ों रुपया है, ऐसे उद्योग जो हजार करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं, उनको बिजली सब्सिडी की किस बात की जरूरत है? अदानी को किस बिजली सब्सिडी की जरूरत है कि 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हम उसे बिजली सब्सिडी दे? व्हाइट फ्लावर होटल को किस प्रकार की सब्सिडी की जरूरत है? ये दोनों केस में हमने जीते हैं। व्हाइट फ्लावर का केस भी हमने जीता क्योंकि हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील खड़े किए। और जो अदानी जी को 280 करोड़ रुपए देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने 18% इंटरेस्ट के साथ की थी, हमने इनकार किया और हमने उस केस को भी जीता। तो हमारी सरकार आप लोगों के सहयोग से भविष्य में और आप लोगों के लिए नीतियां लेकर आ रही है। आज राजीव गांधी ई टैक्सी योजना का शुरुआत किया। क्या है ये ई टैक्सी योजना? एक युवा अगर अपनी गाड़ी चलाएगा तो जिंदगी भर बैंक के लोन से किस्तें ही भरता रह जाता है। हमने कहा इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेगा, हम उसको 10 लाख में 5 लाख की सब्सिडी देंगे और 50,000 रुपया सरकार से हर महीने जो सरकार में विभाग में गाड़ी लगी है वहां से देंगे। आज 5 लाख से लेकर 12.5 लाख की अनुदान इन राजीव गांधी ई टैक्सी योजना वालों को हम दे रहे हैं। 23,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक, अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया हॉस्टल की फीस का भी हमारी सरकार उनको देगी। ये योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करती है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। हमने 25,000 करोड़ का कर्ज नहीं लिया, हमने 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। उस कर्ज का मैं आपको हिसाब बताना चाहता हूं। 1971 से जो हम कर्ज ले रहे थे उसका ब्याज 11,288 करोड़ रुपया, 11,288 करोड़ रुपया हमने वापिस किया। 7,800 करोड़ रुपया हमने प्रिंसिपल अमाउंट का वापिस किया। हमारे सिर्फ विकास के लिए 2 साल में सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज लिया है। बात बार बार करते इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया, लेकिन आप देखिए ये जो हम योजनाएं ला रहे हैं और भी योजनाएं आपके लिए लेकर आएंगे। आप विश्वास कीजिए अगले आने वाले 3 साल में हम फैसलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसीलिए 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। अभी मैं पिछले दिनों राहुल गांधी जी से मिला। राहुल गांधी जी से मेरी चर्चा हुई। राहुल गांधी जी का सिर्फ एक ही संदेश था, संपदा सब वर्गों में
समाज के सभी लोगों को मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है, उन्होंने कुछ बिंदुओं पर मुझे कहा कि गांव के किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचना है, गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करनी है। अगला बजट बनने से पहले मुझसे आपने चर्चा करनी है। और ये राहुल गांधी जी की सोच है, जो आज गेहूं और मक्की का मूल्य 30 रुपए और 40 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल रहा है। जिस नेता के खिलाफ ये बार बार कहते हैं, अगर राहुल गांधी जी ने देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई बार कहा कि आप आइए इस देश के प्रधानमंत्री बनिए। उन्होंने कहा मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी भी इस बात का इच्छुक नहीं हूं। इस समय मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद स्वीकार करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए, जिसकी माताजी ने प्रधानमंत्री के पद को त्यागा हो, उस परिवार को पद की कोई भूख नहीं होती। इसीलिए जो योजना हिमाचल प्रदेश में लागू हो रही है, वो माननीय राहुल गांधी जी की सोच से इंगित योजनाओं को हम लागू कर रहे हैं। और आने वाले समय के बजट में आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखकर आप पाएंगे कि गांव के लोगों के लिए हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 70% ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।